हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि पेरेंटल जनरेशन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं पेरेंट्स के, वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, न्यू जनरेशन के अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि रिप्रोडक्शन के दौरान में जो न्यू इंडिविजुअल्स, जो न्यू जनरेशन क्रिएट होता है ना, वो अपने पेरेंटल जनरेशन से ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। इन्हीं वेरिएशंस को हम लोग जो है यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि वेरिएशंस किस तरीके से आ रहे हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हेरिडिटी जो है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पेरेंटल जनरेशन से कुछ ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में, जी नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, पास ऑन कर दिए जाते हैं। अब इसी हेरिडिटी को ना हम लोग जो है इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस भी कहेंगे। अब देखो, जब भी इनहेरिटेंस होगा ना, जब भी हेरिडिटी होगी, तो वहाँ पे हमेशा दो चीज़ें ट्रांसफ़र, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, हमेशा दो चीज़ें ही पास ऑन होती हैं। सबसे पहले जो स्पीशीज़ का कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है ना, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो एक बॉडी डिज़ाइन है। पेरेंटल जनरेशन का जो बॉडी डिज़ाइन होता है वही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन हो जाता है। बॉडी डिज़ाइन में चेंज नहीं आता है। तो जो कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन है ना, वो तो ट्रांसफ़र हो गई, वो तो पास ऑन हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, हिंट ऑफ चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब भी इनहेरिटेंस होगा तो हमेशा दो चीज़ें होंगी। पहला तो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो पास ऑन कर दिया जाएगा, और दूसरा कुछ सटल चेंजेस होंगे, हिंट ऑफ चेंजेस होंगे, वो पास ऑन कर दिए जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि अगर हम लोग शुगर केन, या फिर हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा भी है कि रिप्रोडक्शन के दौरान में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करना ख़त्म कर चुके हैं, उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है सीड्स को प्रोड्यूस करना, तो उनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं ना, उनके जो इंडिविजुअल्स क्रिएट हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट हो रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है शुगर केन। अगर हम लोग शुगर केन के फील्ड में जाएं, अगर गन्ने के खेत में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे हज़ारों के तादाद में जो है ना गन्ने के पौधे हैं, शुगर केन के पौधे हैं। तो वहाँ पे ना वेरिएशन और चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, ना के बराबर आप वेरिएशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। वहाँ पे आपको पता ही नहीं लगेगा कि दो पौधों के बीच में कोई डिफरेंस है, बिकॉज वहाँ पे ना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। हालांकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आता है, लेकिन बहुत ही ना के बराबर। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के केस में आपने देखा होगा कि जितने भी इंसान हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन सब के अंदर जो है ना ग्रेटर डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा बदलाव है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है, वेरिएशन होता है बहुत ज़्यादा। दुनिया के किसी हिस्से में बहुत से लोगों का स्किन कलर जो है ब्राइट होता है, दुनिया के किसी हिस्से में बहुत से लोगों का स्किन कलर डार्क है, किसी का हेयर टाइप अलग है, किसी का हाइट अलग है, कोई टॉल होता है, कोई ड्वार्फ होता है। तो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो है ना एक ग्रेटर वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे डाइवर्सिटी हम लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अब जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, देयर विल बी लेस वेरिएशन, वहाँ पे बदलाव कम होंगे। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो देयर विल बी मैक्सिमम वेरिएशन एंड ग्रेट डाइवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे ना हेरिडिटी के अंदर जो किस तरीके से अगर वेरिएशंस आ रहे हैं, तो पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो वेरिएशंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हो जाते हैं, वो किस तरीके से होते हैं और उनका होता क्या है। असल में ना जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो सारे के सारे ना जमा होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा सा एक डायग्राम बना करके इसको समझाया हुआ है, जरा हम लोग इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले ऊपर एक पेरेंटल जनरेशन दिया हुआ है। हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ना दो इंडिविजुअल्स को क्रिएट कर रहा है। अब ये दोनों इंडिविजुअल्स में आपने देखा होगा, अच्छा इसके ना 5 स्ट्रक्चर्स हैं हर एक बैक्टीरिया के। इसके बीच में एक सर्कल वाला एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट हो सकता है। ये इसके ऊपर एक ओवल कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक अलग कैरेक्टर है। इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। अब देखो, इसने 2 इंडिविजुअल्स को क्रिएट किया है। लेफ्ट वाले में जो ऊपर का पार्ट है ओवल वाला, वो वॉयलेट से ना रेड हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई बदलाव आ गया है, कोई वेरिएशन आ गया है। राइट साइड में आप देखेंगे कि जो इसके नीचे का रेक्टेंगल वाला पार्ट है ना, उसमें वो वॉयलेट से अब ग्रीन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई वेरिएशन हो जाएगा। अब देखो, वेरिएशन जब भी होगा ना, तो ये जो नया जनरेशन बना है ये वापस से रिप्रोड्यूस करेगा। वापस से रिप्रोड्यूस जब करेगा तो हम लोग इसमें यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएशंस में ना एक्यूमुलेशन होगा, यहाँ पे जमने लगेंगे वेरिएशंस, जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, वो नए जनरेशंस के अंदर पास ऑन होते चले जाएंगे, यानी कि खत्म नहीं होंगे, वो जमते चले जाएंगे।
नए जनरेशन्स के अंदर वो वेरिएशंस, वो बदलाव होंगे, हो सकता है वो अपीयर ना हो लेकिन वो प्रेजेंट होंगे। देखो जो सेकंड जनरेशन बन रहा है इसमें दोनों इंडिविजुअल्स के जो टॉप पे ओवल कलर का शेप है, ओवल शेप्ड रेड कलर की चीज़ है, वो तो कॉमन है, अपने पेरेंट्स से इन दोनों ने उसको कॉमन ले लिया, लेकिन दोनों के अंदर अपना कुछ ना कुछ वेरिएशन आया है। दोनों इसके राइट साइड वाले के राइट हैंड में जो स्ट्रक्चर है वो वॉयलेट से रेड हो गया और लेफ्ट हैंड वाले में लेफ्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो वॉयलेट से वाइट हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग जो F1 जनरेशन का जो सेकंड वाला इंडिविजुअल है उसने रिप्रोड्यूस करके दो नए इंडिविजुअल्स बनाए हैं। इन दोनों के आप ध्यान से देखेंगे तो रेक्टेंगल वाला पार्ट जो बॉटम पे है वो ग्रीन कलर का है, दोनों के पास आ गया है। हालांकि जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है ना उसमें वॉयलेट सर्कल से ब्लू सर्कल हो गया, यानी कि ये अपने वेरिएशंस भी लेकर के आ रहा है, कुछ ना कुछ नए चेंजेस कर रहा है और जो अपने पेरेंटल जनरेशन से चेंजेस लेकर के आ रहा है तो वो उसको जमा भी कर रहा है, एक्यूमुलेट भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट से मैच कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएशन हो, कई बार वेरिएशन नहीं भी होती है। हालांकि वेरिएशन ना होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बदलाव होगा नहीं, हो सकता है बदलाव, वो अपीयर नहीं होगा, वो सामने से दिखेगा नहीं। ठीक है, अब देखो सवाल पैदा होता है कि इतने सारे जो ट्रेड्स है ना ये किस तरीके से पास ऑन हो रहे हैं, इसके लिए कुछ रूल होना चाहिए। अगर हम लोग इंसानों की बात करें तो 23 जो है ट्रेड्स होते हैं, 23 जो है कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने इसके ऊपर काम करके ना इसके रूल्स बनाए थे। देखो पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना इनके कुछ रूल्स होने चाहिए, रैंडमली ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। इस लॉजिक को किसने स्टडी किया? इस लॉजिक को मेंडल ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, मेंडल का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मेंडल ने जो है ना ये कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने के लॉजिक को स्टडी किया था कि किस लॉजिक से जो है कैरेक्टर्स और ट्रेड्स जो है ट्रांसफर होते हैं। अब इन्होंने अपने लॉजिक को स्टडी करने के लिए, इस लॉजिक को स्टडी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किए थे? इन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर किए थे। तो देखो ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट। क्या क्या रीजन हो सकते थे गार्डन पी प्लांट को ही चूज करने का? तो पहला रीजन तो ये था कि इट वाज इजी टू ग्रो। गार्डन पी प्लांट को ग्रो करना आसान है और इसका जो लाइफ साइकिल है ना बहुत ज्यादा छोटा होता है। देखो लाइफ साइकिल छोटा होने की वजह से इसके ना मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशंस को स्टडी किया जा सकता है। जब तक हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशंस को स्टडी नहीं करेंगे हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन सा ट्रेड जो है पास ऑन हो रहा है और कौन सा ट्रेड पास ऑन नहीं हो रहा है, कि किस तरीके से पास ऑन ट्रेड्स हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशंस को स्टडी किया जा सकता था गार्डन पी प्लांट के, और बहुत सारे रीजन हो सकते थे गार्डन पी प्लांट को ही चूज करने के लिए। अब देखो इनके एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे गार्डन पी प्लांट्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले ना हम लोगों को दो टर्म्स समझ लेने हैं। सबसे पहले देखो डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब है जो अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा, किसी और को ना क्लास के अंदर, ऐसा आप समझ लीजिए डोमिनेटिंग ट्रेट होता है। डोमिनेटिंग, हर ग्रुप के अंदर एक डोमिनेटिंग जो है कैरेक्टर होता है, तो वो अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा, सब पूरे ग्रुप के अंदर किसी को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो वैसे डोमिनेंट ट्रेट होता है द कैरेक्टरिस्टिक दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एनी हाउ। कुछ भी आ जाए उसके सामने वो हमेशा अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? रिसेसिव ट्रेट, दैट कैरेक्टरिस्टिक विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली व्हेन डोमिनेंट ट्रेट इज एब्सेंट। जब डोमिनेंट ट्रेट एब्सेंट होगा, वहां पे प्रेजेंट नहीं है, वहां पे उसकी एब्सेंस है, तभी रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये दोनों हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के डेफिनेशंस हैं। अब देखो जो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को जो चूज किया था, गार्डन पी प्लांट के अंदर जो है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं। अब उन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को ना हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है। अब यहाँ पे ना मैंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से लिखे हैं, इनसे हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ है फ्लावर कलर। देखो फ्लावर कलर जो है ना गार्डन पी प्लांट के अंदर अगर पर्पल कलर है तो वो जो है ना डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर व्हाइट कलर है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। मतलब ये है कि अगर किसी गार्डन पी प्लांट के डीएनए के अंदर, उसके जीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि उसका जो फ्लावर का कलर पर्पल होगा, तो वो, और उसके अंदर व्हाइट भी उसका इंफॉर्मेशन है, तो दोनों में से अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा? हमेशा पर्पल ही एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि वहां पे पर्पल क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, अब देखो किसी ऐसे प्लांट के अंदर जिसके अंदर एक ऐसा ट्रेट है जो कि रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी प्लांट के जीन के अंदर, डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि वहां पे जो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा ना व्हाइट कलर का प्रोड्यूस करेगा, और वहां पे डोमिनेंट ट्रेट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है।
यहाँ पे इसका डीएनए जीन इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तभी वाइट कलर अपने आप को जो है एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट की डेफिनेशन क्या है, इट ओनली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, देखो पहले ट्रेट्स हो गए हमारे फ्लावर कलर, सेकंड है सीड कलर। सीड कलर अगर येलो है तो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो रिसेसिव ट्रेट इसका ग्रीन है, यानी कि येलो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ग्रीन कब एक्सप्रेस करेगा, जब येलो एब्सेंट होगा। सीड शेप यानी सीड शेप राउंड जो है सीड वो डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड जो है रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि रिंकल्ड अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब राउंड सीड्स का इंफॉर्मेशन वहां पे एब्सेंट होगा। स्टेम लेंथ ये जो है टॉल हो सकता है और दूसरा शॉर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग मेंडल ने ना किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स को एग्जीक्यूट किया था। दो तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे कि क्या होता है। देखो मोनो मतलब होता है सिंगल, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे ना हम लोग सिंगल किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी कर रहे हैं। मेंडल ने पी प्लांट लिया था, उसके अंदर कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग ले लेंगे। हम लोगों को पता है कि पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टेम लेंथ हो गया, फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर का पोजीशन हो गया, सीड का जो है शेप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हाइट की फीचर को स्टडी कर रहे हैं, हाइट का ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं। अब किसी भी पी प्लांट का जो हाइट है उसके अंदर एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट हो सकता है। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है उसका, टॉलनेस का, और रिसेसिव कौन सा है उसका, शॉर्टनेस का। अगर किसी प्लांट के अंदर इंफॉर्मेशन टॉलनेस की अवेलेबल है तो वो प्लांट हमेशा टॉल होगा, और अगर किसी प्लांट के अंदर शॉर्टनेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वहाँ पे टॉलनेस वाला जो ट्रेट है वो एब्सेंट है, तो वो प्लांट कैसा होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इसको समझने से पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने से पहले यहाँ पे हमारे पास ना 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे हम लोग पहला टर्म पढ़ लेते हैं, बाकी जो दूसरे टर्म्स हैं हम लोग आगे देखेंगे। देखो एलील क्या होता है, एलील कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन ट्रेट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन ट्रेट, किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के ना अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग एलील कहते हैं। देखो एलील क्या चीज है, हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइट के ना 2 ट्रेट्स हैं, हाइट के 2 ट्रेट्स हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ले रहा हूँ, हाइट के लिए 2 ट्रेट्स हैं, पहला टॉल के लिए और दूसरा शॉर्ट के लिए। पहला टॉल था और दूसरा शॉर्ट था, है ना। अब देखो शॉर्ट को ना हम लोग, टॉल को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और शॉर्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। देखो यहाँ पे किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं हम लोग एलील कहते हैं। यहाँ पे टॉल हाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक से एक ट्रेट है, इसके 2 फॉर्म्स है, एक है टॉल और दूसरा है शॉर्ट। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल टी से, और शॉर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से। तो ये क्या हो गया, हाइट के एलील्स हो गए। देखो 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं किसके, हाइट के, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, जैसे कि हम लोगों ने हाइट के केस में डोमिनेंट और रिसेसिव देखा था। अब देखो यहाँ पे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आ जाते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोगों ने जो है पेरेंटल जनरेशन लिया हुआ है, एक पेरेंट जो है ना हम लोगों ने टॉल लिया हुआ है और एक पेरेंट हम लोगों ने शॉर्ट लिया हुआ है। अब ये जो पेरेंट हम लोगों ने टॉल लिया था ना, इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर जो है ना जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अलील थे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी कि इसके अंदर जो दोनों फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट, एक ही जीन के, एक ही कैरेक्टरिस्टिक के, एक ही ट्रेट के जो दोनों फॉर्म्स थे वो दोनों ही कैपिटल टी थे। यानी कि इसके अंदर जो एलील प्रेजेंट था ना वो टॉलनेस का एलील प्रेजेंट था, और 2 एलील प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, है ना। तो 2 इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो इसके अंदर दोनों ही कैपिटल टी वाले थे, यानी कि ये हमेशा ही टॉल रहेगा। और जो दूसरा हम लोगों ने पेरेंट लिया था शॉर्ट वाला, वो कैसा लिया था हम लोगों ने, उसके अंदर जो एलील प्रेजेंट था वो स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला प्रेजेंट था एलील। यानी कि ये है कि ये वाला प्लांट हमेशा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो रिसेसिव ट्रेट वाली इंफॉर्मेशन है। रिसेसिव ट्रेट किसको कहते हैं, जब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं होता तो हमेशा रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब देखो यहाँ पे ना पहले भी स्मॉल टी है, दूसरा भी स्मॉल टी है, यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कैपिटल टी वाला प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये वाला जो प्लांट है कैसा है, शॉर्ट है। अपने आप को जो है इसने शॉर्टनेस को एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो पेरेंटल जनरेशन को जो कैपिटल टी, स्मॉल टी वाले जो पेरेंट्स है ना, इन दोनों को क्रॉस कराया गया। जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो इनके जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हुई है वहां पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि सारे के सारे जो जनरेशन के इंडिविजुअल्स थे सबके सब जो है ना टॉल थे। अब यहाँ पे ना एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा या मेंडल ने हम लोगों को एक बात बताई थी कि जो न्यू जनरेशन प्रेजेंट होती है ना उसके लिए दोनों इंडिविजुअल्स, जो पेरेंट्स के अंदर 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, फादर या मदर हम लोग उसको कंसिडर किया जा सकता है, तो वो दोनों इक्वली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ट्रेड्स को पास ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये सारे के सारे प्लांट्स जो है ना टॉल हुए हैं, तो क्या सिर्फ ये एक पेरेंट ने ही अपने ट्रेड्स को पास ऑन किया है कि क्या दूसरे वाले
पेरेंट ने अपने ट्रेड्स को पास ऑन नहीं किया। तो इसको स्टडी करने के लिए देखो हुआ क्या, यहाँ पे देखा ये गया कि ये जो जितने भी प्लांट्स यहाँ पे बने होंगे ना फर्स्ट जनरेशन में, ये सारे के सारे टॉल तो थे, लेकिन इनके अंदर जो है ना, जो इनके अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे। कैसे था, देखो यहाँ पे ना हम लोग जो है 4 प्लांट्स को देखेंगे। पहला प्लांट यहाँ पे कैपिटल टी लेकर के आया इसका, और इसका स्मॉल टी लेकर के आया, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है। सेकेंड प्लांट इसका फर्स्ट वाला कैपिटल टी ले आया और इसका सेकेंड वाला स्मॉल टी ले आया, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब थर्ड वाला प्लांट देखो, इसका सेकंड वाला कैपिटल टी लेकर के आया, इसका फर्स्ट वाला स्मॉल टी ले आया, और इसका जो फोर्थ प्लांट है वो कैपिटल टी लेकर के आया और इसका सेकंड वाला पार्ट कैपिटल टी। देखो यहाँ पे ना 4 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ये सब के सब जो है ना, देखो यहाँ पे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ये एक प्लांट है जिसका कोड है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके अंदर एलील्स हैं। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, शॉर्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो प्लांट है, ये टॉल होगा कि शॉर्ट होगा, ये हमेशा टॉल होगा, क्योंकि इसके कोड्स के अंदर, इसके जीन्स के अंदर कैपिटल टी वाला एलील प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट होता है। अब ये प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो हमेशा यही टॉलनेस वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, शॉर्टनेस वाले को अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। अब देखा क्या गया कि यहाँ पे ऐसे 4 प्लांट्स बने हैं और ये चारों के चारों सेम है और ये सारे के सारे टॉल हैं। देखो देखने में तो ये एक ही पेरेंट के बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ये सारे के सारे टॉल हैं देखने में, सिर्फ अब फिजिकल अपीयरेंस इनका कैसा है, सेम है, सेम टू द फर्स्ट पेरेंट, ओनली वन पेरेंट। किसी दूसरे पेरेंट का फिजिकल अपीयरेंस इन्होंने लिया नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो जीन्स हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड पेरेंट का है ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सेकंड पेरेंट का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इनके अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। अब देखो यहाँ पे सवाल पैदा होता है, अभी हमने देखा कि ये दोनों टॉल तो हैं, कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। देखो ये वाला जो टॉल है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्योर टॉल, या फिर इसको कहते हैं हम लोग होमोजाइगस टॉल, ठीक है। देखो यहाँ पे सवाल आता है कि होमोजाइगस क्या होता है। ये एक कंडीशन होती है जिसमें सेम टाइप के एलील प्रेजेंट होते हैं, कंडीशन इन विच सेम टाइप ऑफ एलील, सेम टाइप ऑफ एलील आर प्रेजेंट। देखो यहां पे सेम टाइप का एलील प्रेजेंट है, एग्जांपल के फॉर्म में कैपिटल टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा, ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये भी टॉल है, लेकिन टॉल में ये कैसे टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल नहीं है, ये हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, हेट्रोजाइगस टॉल से। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ये बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं कर रहा। फिजिकल अपीयरेंस तो मैच है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन इनके जेनेटिक कोड्स मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब दूसरा वर्ड आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कौन सा कंडीशन है, कंडीशन इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ एलील आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट लिख दिया गया। एग्जाम्पल में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोजाइगस टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है कि ये फर्स्ट जनरेशन जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का समझ में आ गया होगा। अब देखो ये इतनी सी चीज से ना हम लोगों को जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होते हैं पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, इतनी सी चीज से समझना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मेंडल ने जो है ना इसके बाद भी जो है स्टडी करी है। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही अब अगर हम लोग ये दोनों कोई भी दो प्लांट्स को अगर हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं। देखो सेकंड जनरेशन बनाने के लिए मेंडल ने क्या करा, कोई भी 2 प्लांट्स यहाँ से ले लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है, तो यहाँ पे अब इसी जनरेशन का सेकंड जनरेशन बन रहा है ना। इन्हीं पौधों में से पहले पेरेंटल जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन बन रहा है। अब ये सेकंड जनरेशन जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो किस तरीके के प्लांट्स बनेंगे यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल टी और इसका कैपिटल टी आया, तो यहाँ पे बन गया आपके पास कैपिटल टी का एक पौधा, ठीक है। यहाँ पे एक कैपिटल टी और इसका एक ये स्मॉल टी आया, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का दूसरा प्लांट, इसका स्मॉल टी आया है और इसका कैपिटल टी आया है, तो यहाँ पे एक और थर्ड प्लांट। और यहाँ पे आपके पास फोर्थ जो बनेगा वो स्मॉल टी यहाँ से आया और एक ये स्मॉल टी यहाँ से आया। यहाँ पे आपके पास फोर्थ प्लांट बना है जो कि स्मॉल टी और स्मॉल टी का है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला प्लांट तो टॉल है, ये दोनों प्लांट्स भी टॉल हैं, लेकिन ये वाला प्लांट ना शॉर्ट है। देखो बोलना क्या गया था कि जो मेंडल ने बताया ये है
कि जब भी कोई भी क्रॉस किया जाएगा पेरेंट से न्यू जनरेशन में, अगर ट्रेड्स को पास ऑन किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो ट्रेड्स एक्सप्रेस हो, वो किसी जनरेशन के इंडिविजुअल के अंदर जो है स्टोर हो सकते हैं जाके, है ना। अगर वो स्टोर हो गए हैं तो बाद के किसी जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये जो शॉर्ट वाला जो एक पेरेंट था बिल्कुल पेरेंटल जनरेशन के अंदर, इसका कोड था स्मॉल टी, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी अपीयरेंस के अंदर डिफरेंस नहीं आया, सबके सब टॉल थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इस वाले शॉर्ट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं थे, इनके अंदर प्रेजेंट थे कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी तो सेकंड जनरेशन के अंदर बिल्कुल सेम एक तरीके का जो है जनरेशन में एक इंडिविजुअल बना है जो कि बिल्कुल पेरेंटल जनरेशन से मैच कर रहा है। यानी कि ये है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाद के जनरेशन्स के अंदर ना एक्यूमुलेट होती रहती है। अब बाद में यहाँ पे हम लोग अगर किसी को क्रॉस कराएंगे तो वहाँ पे कुछ और नए जनरेशन्स के अंदर न्यू इंडिविजुअल्स जो है विद डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स जो है क्रिएट हो जाएंगे, और हो सकता है इनमें से कहीं पे कोई वो मैच करने लगे। तो देखो यहाँ पे जो है सेकेंड जनरेशन के अंदर एक चीज़ यहाँ पे अब आपको याद रखनी है, ध्यान से देखो। सेकेंड जनरेशन के अंदर ना दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता रहा हूं मैं। सेकेंड जनरेशन के केस में दो केसेस पूछे जा सकते हैं। पहला कि जो सेकेंड जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बना है, इनका फिनोटाइपिक रेशो क्या है। देखो फिनोटाइपिक अभी मैं बताऊंगा, पहले तो आप ये बताओ कि यहाँ पे ना 4 तरीके के पौधे बने हैं और ये 4 में से 3 जो है ना टॉल है और एक शॉर्ट है, ठीक है। 4 में से 3 जो है टॉल है और एक ये शॉर्ट है। तो इनके फिजिकल अपीयरेंस का रेशो क्या बना, फिजिकल अपीयरेंस का रेशो देखो 3:1 बन गया इनका फिजिकल अपीयरेंस का रेशो। फिजिकल अपीयरेंस के रेशो को ही हम लोग फिनोटाइपिक रेशो कहते हैं, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस का रेशो, फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो क्या है, फिजिकल अपीयरेंस का रेशो, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस का रेशो। अब दूसरा एक चीज पूछी जा सकती है यहां पे कि जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशो पूछा जा सकता है। देखो जीनोटाइपिक रेशो में यहां पे हम लोग देखेंगे, इन जीनोटाइप का मतलब होता है बेटा कोड्स, जीन्स। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कोड। अब देखो यहाँ पे ये टॉल तो है, लेकिन इन ये जो दोनों टॉल है ना, दोनों टॉल है, इनका फिजिकल अपीयरेंस दोनों टॉल है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के कोड्स में डिफरेंस है ना। ये वाला कैसा इसका कोड है, कैपिटल टी, और इसका कैसा कोड है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो है कैपिटल टी और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे पीछे लिखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। है क्या ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक कैसा है आपके पास स्मॉल टी, ठीक है। यहां पे आपके पास जीनोटाइपिक रेशो क्या है, 1:2:1, 1:2:1, है ना। तो जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है, रेशो ऑफ जेनेटिक कोड, है ना, रेशो ऑफ जेनेटिक कोड। अब सेकेंड जनरेशन में आपके पास अगर फिनोटाइपिक रेशो पूछ ले तो यहां पे मैं लिख देता हूं, सेकेंड जनरेशन का लिख रहे हैं हम लोग सिर्फ। सेकेंड जनरेशन में अगर फिनोटाइपिक रेशो पूछ लेता है तो आप लिखेंगे 3:1। सेकेंड जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो देखो 3:1, और सेकेंड जनरेशन में अगर आपसे जीनोटाइपिक रेशो पूछ लेता है तो वह आप लिखेंगे 1:2:1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशो है। उम्मीद है कि बात आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग मेंडल का ना डाई हाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है स्टडी ऑफ 2 ट्रेड्स, किसी भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है हम लोगों को। अब देखो यहाँ पे मैंने ना पेरेंटल जनरेशन के अंदर एक ऐसा प्लांट लिया है जिसका सीड ना येलो कलर का है और इसका सीड जो है ना कंप्लीटली राउंड भी है। पहला प्लांट कैसा है, जिसका सीड येलो है और उसका जो सीड है ना कंप्लीटली राउंड है। यानी कि यहाँ पे जो येलो कलर का सीड है ना ये डोमिनेंट है और राउंड कलर का जो शेप का सीड है ये डोमिनेंट है। हम लोगों ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर इसको पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरा पेरेंट कैसा लिया है हम लोगों ने, जिसका सीड ना ग्रीन कलर का है और वो है भी कैसा, रिंकल्ड है। दोनों के दोनों यहाँ पे ना रिसेसिव ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो राउंड जो होगा ना, इस प्लांट के अंदर जो राउंड के जो एलील्स होंगे वो कौन से होंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर। हमेशा किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 एलील होते हैं, ठीक है, किसी भी एक ट्रेट के 2 एलील होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो राउंड वाला ट्रेट लिया है ना वो कैपिटल आर लिया, यानी कि होमोजाइगस
राउंड लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो येलो है ये भी डोमिनेंट होगा, तो डोमिनेंट वाला हम लोगों ने येलो कैसा ले लिया है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, यानी कि यहाँ पे जो पेरेंटल जनरेशन है इसका फर्स्ट पेरेंट जो है, इसका जो कोड्स होंगे, इसके जो एलील्स होंगे, इसका जो जेनेटिक टाइप होगा वो कैसा होगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो सेकंड वाला पेरेंट लिया है, सेकंड वाला जो प्लांट लिया है, इसका जो शेप है ना, इसका जो सीड का शेप है रिंकल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो कोड लिया है ना, इसका अगर कैपिटल आर लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया नहीं कि अगर हम लोगों ने कोई एक ले लिया है कैपिटल आर, तो यहाँ पे ये इसकी फर्स्ट वाले लेटर से लिया है, तो इसका फर्स्ट लेटर नहीं लेंगे, हम लेंगे यही वाला लेटर, लेकिन हम लोग इसको रिसेसिव दिखाने के लिए इसको स्मॉल आर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल वाई ले लिया है, तो इस वाले ग्रीन को हम लोग रिसेसिव दिखाने के लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के पास दोनों पेरेंट्स आ गए। अब इन दोनों के बीच में जो है ना क्रॉस कराया जा रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी ना, अब देखो फर्स्ट जनरेशन में जो पहला प्लांट है इसके अंदर कैपिटल आर और कैपिटल आर का कोड है। अब देखो कोई एक बार कैपिटल आर आएगा, ये वाला कैपिटल आर आ सकता है, एक बार ये वाला कैपिटल आर आ सकता है। अगर आएगा दोनों में से कौन सा, हमेशा कैपिटल आर ही आएगा, चाहे ये वाला आर आए या ये वाला आर आए, कैसा आर आएगा, हमेशा कैपिटल आर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमेशा कैसा आर आएगा, या तो ये वाला आर स्मॉल आर आ सकता है या फिर ये स्मॉल आर आ सकता है, आएगा कौन सा, हमेशा आएगा स्मॉल आर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इन वाले में से ये जो कैपिटल वाई हम एक बार ये आ सकता है, ये वाला, लेकिन इन दोनों में से आ कौन सकता है, हमेशा कैपिटल वाई ही आ सकता है, चाहे दोनों में से कोई आ जाए। इन दोनों में से कौन आ सकता है, इन दोनों में से हमेशा स्मॉल वाई आ सकता है। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन वाला प्लांट बनेगा ना, वहां पे कैसे भी प्लांट्स बनेंगे तो वहां पे हमको कोड्स क्या देखने के लिए मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेंगे, है ना। यहाँ पे जो पहला जनरेशन का हम लोगों के पास जो प्लांट बनेगा, इसका जेनेटिक कोड कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ध्यान से देखेंगे जरा, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर में डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, और कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, राउंड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो पहला प्लांट हम लोगों को मिलेगा ये कैसा मिलेगा, राउंड मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को, स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को। येलो और ग्रीन में डोमिनेंट कौन है, येलो। यानी कि हमारे पास जो पहला प्लांट है इसमें जो सीड का कलर होगा वो कैसा होगा, येलो होगा। अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो ये जो राउंड और येलो है ना, ये किससे मैच कर रहा है, सिर्फ एक पेरेंट से मैच कर रहा है। अगर हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ध्यान दें तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन बनी थी वो भी सिर्फ किसी एक पेरेंट से ही मैच कर रही थी, इसका फिजिकल अपीयरेंस किसी एक पेरेंट से मैच कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर दूसरे पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे पेरेंट वाले प्रेजेंट है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे शो नहीं हो रहे, लेकिन शो करने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, सेकेंड जनरेशन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारे के सारे कैसे प्लांट्स हैं, ऑल राउंड एंड येलो। अब हमको सेकेंड जनरेशन बनाने के लिए हम लोग यही वाले कुछ पौधे लेंगे, ऐसे वाले, इनको हम लोग क्रॉस करा देंगे, है ना। तो पहला पौधा मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिया, इसको क्रॉस कराया इसी की तरीके से, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इन दोनों को क्रॉस करा दिया गया। अब देखो ये जो हम लोगों के पास यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी ना, F2 जनरेशन जो हमारे पास बनेगी, इसको क्रॉस कराने के बाद ये बहुत सारी बनेगी, है ना, 16 टाइप्स के बनते हैं ये। तो इसको ना ऐसे बार बार क्रॉस करके कि ये वाला आर ले लो, ये वाला आर ले लो, फिर ये वाला वाई ले लो, फिर ये वाला वाई ले लो, ऐसे करके बनाना हमारे लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल है, इतनी जगह भी नहीं है। इसके लिए एक तरीका होता है जिसका नाम है प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है। मेंडल असल में जो है ना एक बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट भी थे प्लस एक मैथमेटिशियन भी थे। तो मेंडल का जो इतना एक्सपेरिमेंट है ना, इतना कामयाब इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने अपने मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है उसको लगाया गया था। तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ नॉलेज लगाएंगे, जरा देखते हैं। देखो ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स हमारे लिए कुछ काम करनी है। एक तरफ देखेंगे यहाँ पे, देखो एक प्लांट लिया हम लोगों ने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरा लिया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों के अंदर ट्रेड्स ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, ट्रेड्स दोनों के एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे ना हम लोग ट्रेड्स लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर। अब देखो यहां से अगर कैपिटल आर आ गया है तो दूसरा वाला क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक तो आ गया ऑलरेडी, अब दूसरा नहीं आ सकता, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। अभी कौन सा ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल वाई ले रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे हम लोगों के पास कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई आ जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिया तो एक बार कैपिटल वाई ले लेता हूँ, एक बार स्मॉल वाई ले लेता हूँ, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई ले लेते हैं, ना। अब हमारे पास दोनों बार ना कैपिटल आर खत्म हो गए, दोनों बार कैपिटल आर की जो कैपेसिटी है
उसको आने का जो है ना जो तरीका पूरा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा आ सकता है, स्मॉल आर आ सकता है। एक बार स्मॉल आर को मैं कैपिटल वाई के साथ ले लूंगा और एक बार स्मॉल आर को मैं स्मॉल वाई के साथ ले लूंगा। ये हमारे पास ना किसी एक पेरेंट के कोड्स आ गए। कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, आएगा तो हमेशा कोई एक ही आएगा और किसी एक को ही लेके आ सकता है हमेशा अपने साथ, है ना। यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर में से कोई एक ही आ सकता है और हमेशा दोनों में से किसी एक को लेकर के आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब बिल्कुल सेम ही दूसरा पेरेंट है, दूसरे पेरेंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी जेनेटिक कोड्स बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो बॉक्सेस बाकी है ना 1 2 3 16 बॉक्सेस बाकी है हमारे पास, ये अलग अलग प्लांट्स को दिखाएंगे, अलग अलग प्लांट के टाइप्स को दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को फिल कैसे करना है पीनट स्क्वायर के अंदर। ये वाला कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर यहाँ लिख दीजिए आप, ये स्मॉल कैपिटल वाई ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइप का प्लांट बन गया है। ये कैसा प्लांट है, दोनों हमारे पास ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं कैपिटल आर वाले। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्लांट का सीड कैसा होगा, राउंड होगा। और ये कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को। ये वाला प्लांट का सीड राउंड और येलो होगा। अब ये वाला देखते हैं जरा, यहाँ से क्या आएगा कैपिटल आर और यहाँ से क्या आएगा कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई। इस वाले को देखते हैं हम लोग, ये वाला बॉक्स भरने के लिए इसको और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा। ये लास्ट वाला बॉक्स भरेंगे तो हम लोग ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स देखेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरीके से हम लोग ये सारे बॉक्सेस को फिल करेंगे। अभी देखो ये वाला बॉक्स हम लोगों को देखना है, अब इस वाले बॉक्स की हेल्प से ये सब भरा जाएगा और एक एक करके हम लोग ये वाले बॉक्स लेंगे। तो ये वाला बॉक्स ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल आर ये दोनों आ गए, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर ये वाला कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई, ठीक है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब ये वाला बॉक्स ले रहे हैं हम लोग, इससे ये चारों बॉक्सेस भरेंगे एक एक करके। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारे पास 16 टाइप के जो प्लांट्स है ना, इन्होंने अपने सीड्स के टाइप दे दिए हैं ना। 16 टाइप के प्लांट्स हमारे पास हो गए। अब देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये घिसपिच हो गई है, यहाँ पे इतना ना पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जा सकता है यहाँ से, ये फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है इसका। देखो फिनोटाइपिक रेशो समझेंगे। फिनोटाइपिक रेशो में ना सबसे पहले देखो ये वाला प्लांट कैसा है, इसका सीड्स ना राउंड और येलो है। इसका सीड कैसा है, राउंड और येलो है। तो पहला फिनोटाइपिक रेशो हमारे पास क्या हो सकता है, राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो, ठीक है। ये वाला बताइए क्या है, ये भी राउंड और येलो है क्योंकि कैपिटल आर है और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई है। यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, कैपिटल वाई, तो ये भी राउंड एंड येलो है, ठीक है। राउंड एंड येलो एक हो गया, प्लस में 1। ये कैसा है, ये भी राउंड एंड येलो है, +1। ये कैसा है, ये भी राउंड एंड येलो है, +1, क्योंकि यहाँ पे ये वाले दोनों डोमिनेंट है। ये वाला कैसा है, ये भी राउंड एंड येलो है, ठीक है, +1। ये कैसा है, राउंड एंड ये ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है। देखो यहाँ पे ये येलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से स्मॉल वाई आया था और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रीन को। तो ये नहीं है अभी हमारे लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे छोटा सा भी क्रॉस लगाता हूँ। ये वाला क्या है, राउंड है ये, क्योंकि कैपिटल आर है और यहाँ पे कैपिटल वाई, तो ये भी राउंड एंड येलो है, +1 आ गया हमारे पास। ये क्या है, राउंड तो है लेकिन ये येलो नहीं है, ये ग्रीन है। अभी यहाँ पे हम इसको क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। ये कैसा है, ये राउंड है लेकिन ये जो है ये ग्रीन है, ये कैपिटल वाई है, ठीक है। ये येलो है, राउंड एंड येलो है, कैपिटल वाई है ना। अब ये कैसा है, ये राउंड है, देखो यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे भी एक कैपिटल वाई है, तो ये राउंड एंड येलो हो जाएगा, ठीक है, +1। ये कैसा है, ये राउंड नहीं है, ये जो है रिंकल्ड है क्योंकि दोनों जो है स्मॉल आ रहे हैं इसके पास और दोनों ये कैपिटल वाई है, तो अभी हमारे पास ये राउंड येलो नहीं है, इसको क्रॉस मारते हैं। यहाँ पे पास ये जो है ना, ये राउंड तो नहीं, ये रिंकल्ड है लेकिन ये येलो है। अभी फिलहाल हमारे पास ये राउंड और येलो का हम लोग काउंट कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये राउंड है और ये येलो है, तो हमारे पास +1।
ये राउंड है लेकिन ये येलो नहीं है ना, क्रॉस कर देते हैं इसको भी, ये राउंड भी नहीं है, इसको भी क्रॉस करते हैं, ये तो राउंड है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास राउंड और येलो वाले को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पर हमारे पास राउंड एंड येलो की जो संख्या है, तादाद है, वो 9 टाइप्स की हो गई है ना। 9 प्लांट्स ऐसे हैं जिनका टाइप क्या है, राउंड एंड येलो है। अब जिनके ऊपर हमने क्रॉस लगाया था उसको देखते हैं उनका फिनोटाइपिक, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। देखो यहाँ पे कैपिटल आर है और ये स्मॉल वाई, यानी कि राउंड तो है लेकिन येलो नहीं है, क्या है, ये ग्रीन है। हमारे पास दूसरा रेशो क्या है, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन में हमारे पास पहला आ गया, ठीक है, 1 आ गया। अब दूसरा इसको क्रॉस लगाया था, राउंड एंड ग्रीन, एक और आ गया हमारे पास, राउंड एंड ग्रीन। ये राउंड तो है लेकिन ग्रीन, इसको भी हटाओ। दूसरा क्रॉस कहाँ है, ये वाला, ये राउंड तो नहीं है, अभी फिलहाल इसको रहने दें, ये भी राउंड नहीं है क्योंकि दोनों ही स्मॉल आर है। यहाँ पे ये राउंड है, देखो ये कैपिटल आर है यहाँ पे इसके पास, और ये दोनों स्मॉल वाई है, तो यानी कि राउंड एंड ग्रीन होगा, ठीक है। ये हमारे पास, इसको हटा दो, ये तो राउंड नहीं है, ये भी राउंड नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना बचे कितने हैं, 4 क्रॉसेस बचे, इनको काउंट करना है कि इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। यहाँ पे मैं रेशो लगाता हूँ इसको, अच्छा ये कितने हैं, 3 है, ठीक है, ये 3 हो गए। अब हमारे पास क्या है, ये वाला देखो, ये राउंड नहीं है, ये कैसा है, रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है, और इसका जो सीड कलर है वो येलो है, रिंकल्ड एंड येलो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, एक यहाँ पे आ गया 1 प्लस, ये क्या है, ये रिंकल्ड है प्लस येलो भी है क्योंकि यहाँ पे इसके पास कैपिटल वाई है, तो 1, ठीक है। ये भी हम लोगों ने काउंट कर लिया। ये कैसा है, ये भी रिंकल्ड है, इसके पास कैपिटल वाई है, तो ये +1। ये रिंकल्ड है और ये येलो नहीं है, ग्रीन है, ठीक है। हमारे पास रिंकल्ड येलो कितने हो गए, 1 2 3 हमने इसको काउंट करा। दूसरा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, लास्ट हमारे पास बचा सिर्फ ये वाला, ये है राउंड और ग्रीन, राउंड भी है ये और ग्रीन भी है, और ये है कितने, सिर्फ ये एक है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सेकेंड जनरेशन के अंदर जो है ना सिर्फ एक पौधा ऐसा है जो कि अपने बिल्कुल पेरेंटल, जो बिल्कुल एक्सट्रीम पेरेंटल जनरेशन था उससे मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन, ये भी कैसा है, सॉरी ये राउंड नहीं है, रिंकल्ड है, रिंकल्ड ग्रीन है। अब देखो सवाल इसका बिल्कुल ज़्यादा इजी हो चुका है। ये पूछ सकता है आपके पास, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर सेकेंड जनरेशन बनता है, इसका फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है, तो 9:3:3:1, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सिंपल तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। देखो मेंडल ने ना अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को करा था, उसके आधार पर कुछ लॉज हम लोगों को प्रोवाइड कर दिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन का लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के पास ना 2 एलील्स हो सकते हैं, लेकिन वो पास ऑन सिर्फ एक ही कर सकता है। हमने देखा था, अगर टॉलनेस के एलील की हम लोग बात करें तो अगर कोई एक प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट है तो उसके पास ना 2 एलील्स होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, लेकिन दोनों एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, दोनों एक साथ पास ऑन नहीं कर सकते, कोई एक ही पास ऑन कर सकता है ना। अगर हम लोग हेट्रोजाइगस टॉल की बात करें तो उसके पास जो कोड्स होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो दोनों एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, एक साथ पास ऑन नहीं कर सकते। या तो वो कैपिटल टी को पास ऑन करेगा एक बार, या फिर वो एक बार किसी को स्मॉल टी को पास ऑन कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट लॉ हमारा ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहता है कि जो जीन्स होते हैं ना, जो ट्रेट्स फाउंड करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हमेशा किसी भी एक क्रोमोसोम के अंदर वो जो है ना हमेशा इंडिपेंडेंटली पास ऑन होते हैं। देखो बात सुनने की है, समझने की ये है, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने राउंड एंड येलो वाला जो हम लोगों ने सीड का शेप और सीड का कलर हम लोगों ने जो है कंसिडर किया उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस को एग्जामिन करने के लिए। तो वहाँ पे जो सीड के शेप का जो जीन्स है ना, जो एक क्रोमोसोम्स के अंदर सीड का शेप का इंफॉर्मेशन होगा, कौन सा इंफॉर्मेशन हो सकता है सीड के शेप का, या तो वो राउंड होगा या फिर वो रिंकल्ड होगा। तो वो राउंड और रिंकल्ड हमेशा, राउंड वाला हमेशा जरूरी नहीं है कि येलो को ही लेकर के आए अपने साथ, वो हमेशा अपने साथ जो है ना येलो को ना लेकर के आगे, कभी वो ग्रीन भी आ सकता है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी भी जीन के अंदर, किसी भी क्रॉस के अंदर, अगर इनहेरिटेंस के अंदर अगर कोई भी एक जीन पास ऑन हो रहा है, कोई भी एक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, लेट से राउंड शेप वाला जीन जो है ना पास ऑन हो रहा था नए जनरेशन के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा येलो ही पास ऑन हो, कभी कभी ग्रीन भी पास ऑन हो सकता है। और ये जो राउंड वाला है ना, ये येलो और ग्रीन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, ये अपने आधार पर चलता है, ठीक है। तो ये बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये हमेशा आजाद है। कोई भी एक क्रोमोसोम, किसी भी एक क्रोमोसोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है हाइट का
या फ्लावर कलर का या फिर सीड शेप का, वो किसी दूसरे वाले कैरेक्टर के ऊपर ना डिपेंड नहीं करेगा। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब देखो यहाँ पे सवाल आता है कि जीन किसको कहते हैं। देखो जीन जो है ना एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो कि ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये जो है ना इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। देखो जीन क्या होता है, ए सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जो ये बताता है, जो ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी एक प्लांट के अंदर अगर टॉलनेस का जीन है उसके अंदर, तो अगर वो हेटेरोजाइगस टॉल है, अगर कैपिटल टी कहीं पास ऑन हो जाता है तो उसने कैपिटल टी को पास ऑन कर दिया, कैपिटल टी वाले जीन को पास ऑन कर दिया टॉलनेस के, है ना। तो अब वो टॉलनेस वाला नए वाले प्लांट के अंदर प्रोटीन को क्रिएट करेगा। इंफॉर्मेशन पास ऑन हो गई, जीन पास ऑन हो गई, वो प्रोटीन को क्रिएट करेगा कि इसको टॉल कर दो। अगर स्मॉल टी वाला पास ऑन करता है तो वो इंफॉर्मेशन को जो है पास ऑन कर रहा है स्मॉल टी वाला, स्मॉल हाइट वाला जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। अब वो जो जीन है ना वो इंफॉर्मेशन दे रहा है डीएनए में से कि अब यहाँ पे जो है ना कुछ हार्मोन्स बनाइए जो कि इसको जो है ना शॉर्ट ही रखें प्लांट को, इसको जो है टॉल ना करें, ठीक है। तो जीन क्या होते हैं, ये ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। एक सेक्शन ऑफ डीएनए होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि भाई ये जीन ना किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। जीन असल में ना कुछ एंजाइम्स को कंट्रोल करते हैं। बॉडी के अंदर हार्मोन बनने के लिए ना कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाएगा। देखो जीन कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ सम एंजाइम्स, ठीक है। कुछ एंजाइम्स के काम करने को कंट्रोल करता है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जीन कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ सम एंजाइम्स व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन्स। आगे, इफ द एंजाइम, अगर वो एंजाइम जो है अच्छे से काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो ज्यादा हार्मोन बनेगा, और ज्यादा हार्मोन बनेगा तो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा, ठीक है। अगर टॉलनेस वाला जीन पास ऑन हो गया और वो एंजाइम को एफिशिएंटली काम करा रहा है तो ज्यादा हार्मोन बनेगा टॉलनेस के लिए। तो टॉलनेस क्या एक डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। और अगर एफिशिएंटली कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा तो एफिशिएंटली ना काम करने की वजह से हार्मोन कम बनेगा। हार्मोन कम बनने की वजह से उसका रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो जो है एक्सप्रेस होगा, है ना। यानी कि अगर हम लोग हाइट की बात करें तो शॉर्टनेस एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे इसलिए लिख दिया, देखो, इफ द एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली देन अ लॉट ऑफ हार्मोन वुड बी प्रोड्यूस्ड एंड डोमिनेंट ट्रेट विल बी एक्सप्रेस्ड एंड वाइस वर्सा। अगर कम एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा कोई एंजाइम तो हार्मोन कम बनेगा, हार्मोन कम बनने की वजह से रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से जेंडर जो है डिटरमाइन होता है, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसको किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखो ह्यूमन के केस के अंदर ना टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स वही जिनके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि हाइट का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वो स्किन कलर का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वो या फिर वो जो है हेयर का कलर का, आई का कलर का। जिस तरीके से हम लोगों ने पी प्लांट के अंदर देखा 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, यानी कि 14 क्रोमोसोम्स थे, वैसे ही इंसानों के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। 46 का मतलब है 23 पेयर्स होंगे, है ना। या तो स्किन कलर का क्रोमोसोम होगा, या तो वो डार्क है या ब्राइट है ना, ऐसा करके जो भी हो सकता है उसके अंदर। या फिर हाइट का अगर क्रोमोसोम है तो वो टॉलनेस हो सकता है या फिर शॉर्टनेस हो सकता है। तो ऐसे ना ह्यूमन के केस में जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसके अंदर से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को ना ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी के देखने के लिए, ठीक है। बाकी एक कैरेक्टर है, एक फीचर ऐसा है जो कि जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। 22 पेयर प्लस में 1 पेयर जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यही सेक्स क्रोमोसोम जो है इंसानों में मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करता है। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम्स के जरिए से ही मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट होता है। अगर हम लोग मेल की बात करें तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनको जो एलील्स का नाम दिया गया है वो है एक्स एंड वाई, ठीक है। ये एलील्स का नाम है, ठीक है। किसी भी एक जो है इंफॉर्मेशन के 2 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, किसी भी एक जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था एलील क्या होता है, ठीक है। तो एक्स और वाई का नाम दे रखा है मेल के अंदर, और फीमेल में एक्स और एक्स होता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मेल्स के अंदर जो है ना एक बार में या तो ये एक्स ट्रैवल कर सकता है, पास ऑन हो सकता है, या फिर ये वाई पास ऑन हो सकता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर चाहे ये वाला एक्स ट्रैवल करे या ये वाला एक्स ट्रैवल करे, दोनों बार में ट्रैवल जो कर रहा है, पास ऑन जो कर रहा है वो एक्स ही कर रहा है, ठीक है। तो फीमेल के केस में ना जो भी क्रोमोसोम है वो हमेशा एक्स ही ट्रैवल करेगा, कोई दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे है नहीं, ठीक है। हमेशा एक्स ही पास ऑन हो रहा है।
अब डिसाइड कौन कर रहा है? ये मेल डिसाइड कर रहा है कि आगे जो है होने वाला क्या है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये वाला x जो है ना आगे ट्रैवल होता है और यहां से ये वाला x आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रैवल करके जो नया ऑफस्प्रिंग बना है, यहाँ पे हमारे पास ये F1 जनरेशन है और यहाँ पे हमारे पास ये पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है। ये F1 जनरेशन है, या सिर्फ एक, हम लोग सिर्फ एक ही जनरेशन पढ़ेंगे तो ऑफस्प्रिंग्स का जनरेशन है ये F जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑफस्प्रिंग बना है जिसका नाम है, जिसका कोड है कैपिटल X एंड कैपिटल X। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास X ना ट्रैवल करके Y ट्रैवल कर रहा है और यहाँ से क्या ट्रैवल करेगा? हमेशा X ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से, अगर हम लोग X और X वाले को मैच करें तो ये किसका कोड हो सकता है? ये फीमेल का कोड हो सकता है, ठीक है। ये फीमेल का कोड है और X और Y X हो या XY हो एक ही बात है, ये किसका कोड है? मेल का कोड। अब देखो समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि ह्यूमन के केस में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोजनी प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर रेशो कितना है? हमेशा 1:1 का रेशो है, यानी कि 50% कुड बी ऑफ फीमेल्स एंड 50% मेल की जो है, मेल का जो है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 1:1 का रेशो है। एक बात तो ये हो गई हमारे पास यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि एक सवाल हो सकता है कि मेल और फीमेल में जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कौन जो है डिसाइड कर रहा है कि जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो क्या होगा? मेल होगा या फीमेल होगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये हमेशा मेल डिसाइड करता है कि जो नया प्रोजेनी बन रहा है वो फीमेल बनेगा या मेल बनेगा, है ना। ओनली मेल डिसाइड्स द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। मेल डिसाइड्स द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न। यहां पे मैं लिख देता हूं, मेल डिसाइड्स द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ध्यान से, हमेशा मेल के अंदर से ना दो अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स, दो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशंस पास ऑन हो रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे दोनों बार पास ऑन हो रहे हैं अलग अलग, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है। इन्फॉर्मेशन दोनों टाइम सेम ही पास ऑन हो रही है। ये हमारा ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन था। इसके साथ जो है ना हम लोगों का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना टॉपिक्स बहुत सारे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करना, रिपीट करके देखने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो सेकंड वाला हम लोगों ने प्यूनेट स्क्वायर बनाया था वो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो फिनोटाइपिक रेशो है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। 9:3:3:1 रहेगा वहाँ पे। और ह्यूमन बीइंग के केस में हमेशा 1:1 का रेशो होता है फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। हमेशा इसका फर्स्ट जनरेशन रहेगा। अगर आपके पास इसके नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको जितने भी बोर्ड के ऊपर लिखा गया है ये सबका सब ये जो है चैप्टर के नोट्स हैं, इसके अंदर से ही पेपर बनेगा। अच्छा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशो मैंने 9:3:3:1 बनाया था ना, वो 16 टोटल टाइप ऑफ प्लांट्स कितने थे? 16 थे। क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 160 प्लांट्स बने हैं तो उन सबका जो है रेशो क्या होगा और कितने प्लांट्स बनेंगे? अगर 160 प्लांट्स हैं तो 9:3:3:1 के केस में 90 प्लांट एक टाइप के होंगे, 30 और 10 प्लांट्स होंगे। ये हम लोगों का तरीका है इसको पढ़ने का, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अंदर से ही पेपर बनता है, बाहर से कोई पेपर नहीं बनेगा।